एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं वीज़ा गाइड के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से भी वीडियोस आती रहती हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो विद फैमिली जो है वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और तुर्की आना चाहते हैं, और उनको डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही, उनको वे आउट समझ में नहीं आ रहा, उनको प्रोसेस समझ में नहीं आ रही, किस तरह से हम विद फैमिली जो है वो तुर्की आ सकते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे जो तुर्की में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और उनको प्रोसेस का नहीं पता कि किस तरह से वो अपनी फैमिली को तुर्की में बुला सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप भी अपनी फैमिली को तुर्की बुलाना चाहते हो, या अगर आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान से यहाँ तुर्की आना चाहते हो विद फैमिली के साथ, तो पूरी डिटेल वीडियो देखो ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए और अपनी फैमिली को आप तुर्की बुला सको। अच्छा, अभी मैं डिटेल प्रोसेस बताने लगा हूँ, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास बजट है, मान लो कि 10 से 12 लाख रुपए का अगर आपके पास बजट है, और आप ये चाह रहे हो कि आप पहले तुर्की आओ, बाद में अपनी फैमिली को साथ बुला लो। ठीक है, उसमें आपने करना ये, सबसे पहले आपने एडमिशन लेना है तुर्की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट कैटेगरी के ऊपर आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, या तो आप स्टूडेंट कैटेगरी के ऊपर आओगे या फिर आप वर्क परमिट के ऊपर आओगे। ठीक है, ये दो रास्ते हैं। वर्क परमिट का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, स्टडी वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा सा आसान है, ईजी है, फास्ट है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप स्टडी वीज़ा का जो ये प्रोसेस उसको फॉलो करो, ताकि आप स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आओ, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे अगर आपके पास हैं, बैंक स्टेटमेंट आपके पास इनफ है, तो आप अपनी फैमिली को तुर्की बुला सकते हो। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने खुद स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आना है। इवन आप बैचलर कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट आपकी लगेगी वो लगेगी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए। आप अपने माइंड में रखो, जिसमें आपकी फीसेस इंक्लूड हैं, आपका जनाब आपका टिकट इंक्लूड है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड है, आपकी एम्बेसी की फ़ीस इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इस 10 से 12 लाख रुपए के अंदर। अच्छा, मैं स्टडी वीज़ा की डिटेल आपको बताने लगूंगा किस तरह से आपने अपना स्टडी वीज़ा पहले अप्लाई करना है, और स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने किस तरह से अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है। तो प्रॉपर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, स्किप करोगे चीज़ें समझ में कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, स्टडी वीज़ा के मान लो कि आपने बैचलर करना है या मास्टर्स करना है, वट एवर, आप यूनिवर्सिटी को पहले हंट करोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी को जब आपने हंट कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेजे, आपका ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर के बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। ठीक है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके अनातोलिया ऑफिस में जमा करवाए, जब जमा करवा दिए उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे मैं डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो को मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बन जाए, ताकि आपको मेन जो एजेंडा है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से देखना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और वो देख लेना, उसमें एम्बेसी का जो इंटरव्यू है उसकी डिटेल्स मैंने बताई हुई, क्या कुछ आपसे पूछेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो आपने अप्लाई कर दिया स्टडी वीज़ा, आपका स्टडी वीज़ा आ गया, आप तुर्की में मौजूद हो। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है कि किस तरह से आप तुर्की आ चुके हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर। ठीक है, आपने टीआरसी भी ले ली है, रेजिडेंस परमिट आपका बन गया है, अब आपने अपनी फैमिली को बुलाना है। ठीक है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपके टीआरसी की, वो वैलिडिटी तो 1 साल की है। ठीक है, लेकिन आप कब एलिजिबल होते हो अपनी फैमिली को बुलाने के लिए, जब आपके पास एटलीस्ट यहाँ का टीआरसी आपका बन गया है और आपने 6 मंथ यहाँ पे लीगल स्टे कर लिया है। ठीक है, 6 मंथ, 7 मंथ, ठीक है, 5 मंथ भी कुछ कैटेगरी में अलाउ है। ठीक है, 5 to 6 मंथ आपने यहाँ पे स्टे किया है। स्टे करने के बाद आपके पास एनफ फंड्स भी होने चाहिए फैमिली को यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ अब बहुत मैटर करती है, वरना आपका जो वीज़ा है स्पॉन्सर वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कैटेगरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 6 महीने आपने तुर्की में रहा। ठीक है, रहने के बाद आपके पास फाइनेंशियल होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, और आपकी जो अर्निंग, मान लो कि यहाँ पे जो बेस सैलरी है वो 28 से 30 हज़ार है। ठीक है, 30,000 भी अगर आपकी सैलरी है तो आप अपने एक फैमिली मेम्बर को यहाँ पे बुला सकते हो, यानी कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आपका जो पर पर्सन जो है ना, आपका जो मान लो कि बच्चे हैं या बीवी है, 1/3 ऑफ योर सैलरी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए उस बंदे को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आपके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आपकी बीवी को सपोर्ट कर। अच्छा, अब फाइनेंस की बात करते हैं कि फाइनेंस आपके पास कितना होना चाहिए अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि भाई आपका 6 महीने का टीआरसी यहाँ पे बन हो, एटलीस्ट वैलिडिटी उसकी 6 से 1 साल की हो, और आपने यहाँ पे जो लीगल स्टे किया हो वो 6 मंथ आपने लीगल स्टे किया हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मिनिमम वेज आपकी 30 to 40 थाउजेंड लीरा हो। ठीक है, अब वेज भी आपकी फुलफिल होगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 2 मंथ्स की रिजर्व अमाउंट पड़ी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करवाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक अपार्टमेंट आपने लेना है अपने नाम पे, जो आपके जिसका जो कह लो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके नाम पे होना चाहिए, जो ये प्रूफ है कि भाई आप जब अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाओगे तो फैमिली यहाँ पे स्टे करेगी। ठीक है, वो पूरा अपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। अब पूरे अपार्टमेंट का यहाँ पे जो रेंट है वो है 20 to 25 टर्किश लीरा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 25,000 लीरा, और मतलब आप डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, 20,000 लीरा पर मंथ भी आपको अपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर 2 रूम होते हैं,
ठीक है, और एक लाउंज होता है 25 टू 30,000 लीरा आपके पास ये होना चाहिए। अपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके नाम पे होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी की डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी आपने अब पूरी कर ली हैं। टीआरसी 6 मंथ का आपने यहाँ पे स्टे भी कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, कि उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नंबर वन, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपका एफआरसी होना चाहिए आपकी पूरी फैमिली का, ठीक है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर। जितने भी आपके जो आपके डिपेंडेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं उनका एटलीस्ट 1 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए उनके पासपोर्ट्स की, ठीक है। और उसके अलावा रिजर्व फंड्स वगैरह वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करेंगे और उन डॉक्यूमेंट के साथ आपके टीआरसी की कॉपी भी लगेगी, ठीक है। और आपका जो बैंक की जो डिटेल है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपके अटैच होगी साथ, ठीक है। आपका पासपोर्ट भी साथ लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके जाएंगे अनातोलिया ऑफिस। अनातोलिया ऑफिस जब जिस टाइम वो चले जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे फिर बेसिकली आपने जमा करवानी है एम्बेसी की फीसिस, ठीक है। स्पॉन्सर कैटेगरी की फीसेस अलग होती हैं, स्टडी कैटेगरी की फीसेस अलग होती हैं, ठीक है। वो अनातोलिया ऑफिस में जब आप जाओगे या उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हो या उनसे पूछ सकते हो कि भाई पर बंदा क्या कॉस्ट करती है फ़ीस, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा एम्बेसी के अंदर, ठीक है। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद वाली एम्बेसी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आप कराची में, लाहौर में हैं तो सिटी वाइज ये डिवाइड होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं नियरेस्ट अनातोलिया ऑफिस में, वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट होकर 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है। उसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि ठीक है, अगर स्पॉन्सर करके हम यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर हम टर्किश जो नेशनलिटी है वो कैसे लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप फैमिली वीज़ा के ऊपर जो है यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप आ गए हैं स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर, स्पाउस वीज़ा के ऊपर, तो उसके बाद आप टर्किश नेशनलिटी की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए थी, ठीक है। अब आप टर्किश नेशनलिटी के लिए एलिजिबल कैसे होते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो समझ आ सके, ठीक है। स्पॉन्सर वीज़ा की जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने प्रोवाइड कर दी हैं A to Z। फिर भी अगर प्रोसेस समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है नहीं है, तभी मुझे कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो। और अगर कोई जानने वाले हैं, कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली है जो स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आना चाहते हैं, विद फैमिली यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। और फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।